गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और आज हम एक नया चैप्टर यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम बजटरी कंट्रोल कर रहे हैं। बजटरी कंट्रोल जो आपका चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक में हम बात करेंगे कि बजट कैसे बनाने, डिफरेंट टाइप के बजट कौन कौन से हैं जो आपको बनाने हैं। बजटरी कंट्रोल का मतलब ये होता है यू हैव टू प्रिपेयर बजट। और दूसरा यहाँ पर बात होगी बजट रेशियोज की यानी कि कंट्रोल रेशियोज की। अब हम जब बजट्स को बांटते हैं तो ये बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला फंक्शनल बजट होते हैं, और दूसरा फ्लेक्सिबल बजट होते हैं, और तीसरा मास्टर बजट होता है। फंक्शनल बजट अलग अलग फंक्शन के हिसाब से बजट होता है, जैसे सेल का बजट हो गया, प्रोडक्शन का बजट हो गया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन का बजट हो गया, रॉ मटेरियल परचेज का बजट, लेबर कॉस्ट का बजट, ओवरहेड का बजट, कैश का बजट। ये सारे क्या है, फंक्शनल बजट, काम के हिसाब, फंक्शन के हिसाब से बजट है। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होते हैं। अच्छा, इससे पहले हम मास्टर बजट की बात कर लेते हैं। अगर एक ही बजट में सारा कुछ कंबाइन कर दें, एक ही बजट में सारा कुछ कंबाइन कर दें तो वो हो जाता है आपका मास्टर बजट। और अगर बजट को अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से बनाएं कि 60% पे बजट क्या होगा, मास्टर बजट को ही अगर आप अलग अलग लेवल पर बना लोगे तो आपका फ्लेक्सिबल बजट बन जाएगा। ठीक है, कि 60% पे क्या होगा, 70% पे क्या होगा बजट, मास्टर बजट, 80% ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका बजट क्या होगा, वो सब बनाओगे तो आपका जो होगा वो फ्लेक्सिबल बजट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करते हैं बजटरी कंट्रोल की। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद बजटेड रिजल्ट। पहले हम लोग क्या करते हैं, बजट को बना लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि क्या होगा, एस्टिमेट कर लेते हैं, और फिर बाद में एक्चुअल रिजल्ट और बजटेड रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन आपको मालूम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं हम लोग, या कंपैरिजन नहीं, या तो बजट ही बनाना है आपको। ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट। सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो जितने भी डिपार्टमेंट है ना, वो सारे के सारे आपको बजट बनाने में मदद करेंगे। बजट कैन बी करंट बजट, शॉर्ट टर्म बजट और लॉन्ग टर्म बजट, ये आपको मालूम है। उसके बाद बात करते हैं बजट बनाने की। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल बजट की, फिर फ्लेक्सिबल बजट और मास्टर बजट, तो सबको जोड़ के ही आ जाएगा। सेल बजट आपका जो बनाया जाता है वो क्वांटिटी वाइज भी होता है और अमाउंट वाइज भी होता है। क्वांटिटी वाइज का मतलब कितनी कितनी क्वांटिटीज, कौन सी कॉमोडिटीज की आप बेचोगे, किस किस रेट के ऊपर बेचोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ सेल बजट। ठीक है, तो आप, मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने कि सेल यूनिट्स आपके ए और बी है। आपके पास कॉपीज में आप वहां से भी देख सकते हो अगर आपको स्क्रीन में देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो सेल यूनिट्स पता लग गए, ए के कितने बेचोगे, बी के कितने बेचोगे, ये आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द एडवर्टीजमेंट। आप कितनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आपका टारगेट क्या है, उसके हिसाब से आप ये डिसाइड करोगे कि आप सेल कितनी यूनिट्स की करोगे, ए के कितने यूनिट्स बेचोगे और बी के कितने यूनिट्स बेचोगे, और फिर यू मल्टीप्लाई दैट विद सेल यूनिट्स विद द प्राइस। किस प्राइस के ऊपर आप प्लान कर रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपके पास सेल वैल्यू ए की आ जाएगी और ये आपके पास सेल वैल्यू बी की आ जाएगी। ठीक है, सेल बजट के बाद अब अगली बारी होती है कि उस जो चीज बेचनी है उसको बनाना है, तो बनाने की प्लानिंग क्या होगी। सेल तो टारगेट डिसाइड कर लिया कि हम इतने इतने यूनिट्स इस कॉमोडिटी के बेचेंगे, इस प्राइस पर बेचेंगे, वो तो हो गया, वो तो गिवन होगा क्वेश्चन में। अब उसको बनाएंगे तो प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में कि आपको अगर इतने यूनिट्स बनाने हैं ए के और इतने यूनिट बनाने हैं बी के, अब ऐसा तो नहीं, बेचने हैं, सॉरी, अब बेचने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक भी और ओपनिंग स्टॉक को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। बेचना तो डिसाइड करना इजी है, बनाना डिसाइड करना है। तो सेल इसके यूनिट्स इतने, इसके यूनिट्स इतने बेचोगे, फिर हम सिर्फ सारे के सारे यूनिट जितने बना रहे हो उतने बिकते नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है आपको, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को भी ऐड करोगे सेल में, ये भी हम इस बार बनाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए ये क्वेश्चन में बताया जाएगा कैसे निकालना है। और फिर हमारे पास पुराना स्टॉक भी बना पड़ा होगा, उसको हम माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने यूनिट्स बनाने, ए के और कितने यूनिट्स बी के बनाने हैं। यानी कि सेल में अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, क्योंकि जितना बेचना है वो तो बेचना ही है,
साथ ही साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए मेंटेन करना पड़ता है कि जब ईयर एंड होता है, ईयर एंड होने के ऊपर अगले साल के जो बेचने होते हैं उनके लिए पहले से ही बना के रखना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन होने में समय लगता है। मान लीजिए आपका प्रोडक्शन प्रोसेस 1 महीने या 2 महीने का होता है, तो 1 या 2 महीने के लिए यूनिट्स आपको पहले ही बना के रखने पड़ते हैं, ताकि जिस दौरान प्रोडक्शन हो रही हो उस दौरान भी आप सेल कर पाओ। इसलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसमें से जो ऑलरेडी बना हुआ पहले ओपनिंग स्टॉक है वो माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ए के इतने यूनिट्स और बी के इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने जा रहे हो। ये जो प्रोडक्शन बजट है ये यूनिट वाइज यानी कि क्वांटिटी वाइज होगा। ठीक है, उसके बाद अब प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की भी जरूरत है, आपको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, और आपको अदर खर्चों की भी जरूरत पड़ेगी, तो उन सबके बजट भी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होता है प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल। सबसे पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा, फिर डिसाइड किया जाएगा कि रॉ मटेरियल परचेज कितना होगा। तो दो बजट आएंगे, एक रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, एक रॉ मटेरियल परचेज बजट। पहले हम कंजम्पशन की बात करते हैं। आइए, ये देखिए, आपको एक्स आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, और ए और बी को बनाने के लिए एक्स और वाई का रॉ मटेरियल चाहिए। ये वाई रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल वाइज बनेगा, प्रोडक्ट वाइज नहीं बनेगा, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल की कंजम्पशन निकालनी है। तो अब देखिए, अगर आप प्रोडक्ट के इतने यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इतने का रॉ मटेरियल चाहिए, और एक्स का रॉ मटेरियल इतना चाहिए, वाई का रॉ मटेरियल आपको इतना चाहिए। और अगर आप प्रोडक्ट बी के यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस आपने प्रोडक्शन बजट में निकाले हैं, उसके लिए एक्स का इतना रॉ मटेरियल चाहिए और वाई का इतना रॉ मटेरियल चाहिए। जब आप जोड़ोगे तो टोटल आपको एक्स का इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है और इतना उसके लिए रिक्वायर्ड है। ये रॉ मटेरियल नेट होता है, ठीक है, इतना इतना फाइनली यूज होगा। अब जब आप उसको यूज करोगे तो ऐसा तो नहीं कि अगर 4 kg खरीदा 4 kg यूज हो जाएगा, कुछ वेस्टेज भी होगी। आपको इतना मटेरियल चाहिए, सपोज करो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 kg की जरूरत है, 4 kg तो चाहिए ना। अगर आप 4 kg खरीदोगे तो हो सकता है कि यूज करने जाओ तो 4 kg बचे ना, क्योंकि वेस्टेज हो जाती है। इसलिए वेस्टेज को ऐड करके हम निकालेंगे कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। पहले हम डिसाइड करेंगे कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना केजी ऑफ रॉ मटेरियल या कितने लीटर ऑफ रॉ मटेरियल या कितने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होगा। वो नेट होता है। वो डिसाइड करने के बाद जब हम एक्स और वाई के लिए ये डिसाइड कर लेंगे, फिर हम उसमें कंजम्पशन निकालने के लिए हमें उसकी वेस्टेज भी ऐड करनी पड़ेगी। वेस्टेज ऐड करके हमें पता चलेगा कि हमें कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया जाएगा, एक्स का कितना और वाई का कितना। अब कंजम्पशन के बाद अगला स्टेप जो होता है कि हम कितना रॉ मटेरियल को खरीदेंगे। खरीदने जाओगे तो फिर स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, आपको इसका फाइनल आउटपुट 1 लाख यूनिट चाहिए ए का, बी का चाहिए 75,000 यूनिट फाइनल आउटपुट। अब रिक्वायरमेंट क्या है रॉ मटेरियल की, कि एक्स को बनाने के लिए 5 kg पर यूनिट चाहिए, सॉरी ए को बनाने के लिए एक्स का 5 kg पर यूनिट चाहिए, और ए को बनाने के लिए वाई के 2 kg पर यूनिट चाहिए। सिमिलरली जब आप बी बना रहे हो, बी को बनाने के लिए एक्स के 8 kg पर यूनिट चाहिए, और बी को बनाने के लिए वाई के 3 kg पर यूनिट चाहिए। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल लॉस है। रॉ मटेरियल 10% का नॉर्मल लॉस होता है, वेस्टेज होती है, और वाई में जो वेस्टेज होती है वो 20% है। ये मैं मान के चल रहा हूं, ये नेट है, ठीक है जी, ये नेट कंजम्पशन है आपकी। इसका मतलब ये होगा, आइए, एक्स और वाई की कंजम्पशन निकालनी है हमने रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट में। क्योंकि कंजम्पशन बजट है तो रॉ मटेरियल वाइज बनेगा। हम गलती क्या करते हैं, कई बार इसे प्रोडक्ट वाइज बना लेते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए ना, ये रॉ मटेरियल वाइज बनेगा, एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग। जिस चीज का बजट है उसके मुताबिक बनेगा। अगर प्रोडक्शन बजट है तो प्रोडक्ट के वाइज बनेगा, सेल बजट है वो भी प्रोडक्ट वाइज बनेगा, और अगर रॉ मटेरियल बजट है तो ऑटोमेटिकली वो रॉ मटेरियल के वाइज बनेगा। तो रॉ मटेरियल आपका एक्स और वाई है। अगर आप नेट ए को बनाना चाहते हो कितने 1 लाख यूनिट्स, और बी के बनाना चाहते हो 75,000 यूनिट्स,
अगर आप ए को बनाना चाहते हो तो आपके 5 लाख केजी रॉ मटेरियल एक्स का यूज होगा और 2 लाख केजी रॉ मटेरियल वाई का यूज होगा, ये देखिए, ठीक है जी। और अगर आप बी के बनाना चाहते हो 75,000 यूनिट, 75 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख, तो 6 लाख आपको चाहिए एक्स का मटेरियल और 2,25,000 चाहिए केजी चाहिए वाई का मटेरियल। तो इसका मतलब 11 लाख केजी आपका दोनों प्रोडक्ट के ऊपर एक्स का मटेरियल चाहिए होगा और 4,25,000 केजी आपको वाई के लिए चाहिए होगा। अब ये तो नेट है, ये तो नेट कंजम्पशन होगी। अब कहते हैं वेस्टेज भी है। वेस्टेज कितनी होगी? अगर मैं 10 केजी ऑफ इनपुट लगाता हूं तो वो 9 केजी ही यूज होगा। 10% वेस्टेज एक्स की है, ये देखो लिखा हुआ। इस 10% का मतलब ये हो गया ना, एक मिनट, चलिए। तो मैं कह रहा था कि आपको 10% का नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस का मतलब ये हो गया कि जितना आप 10 केजी ऑफ इनपुट लगा रहे हो तो फाइनली 9 केजी ही लगेगा एक्स का। और अगर आप 10 केजी ऑफ वाई का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो तो 20% का नॉर्मल लॉस हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल आउटपुट में तो 8 केजी ही यूज होगा। तो जो ये दिया हुआ है ना, ये लॉस माइनस करके दिया हुआ है, इधर रख दो, ठीक है, ये लॉस माइनस करके दिया हुआ है। यानी कि जितना भी आपने इनपुट लगाया था उसका 10% माइनस करके दिया हुआ है। तो टोटल इनपुट कितना आएगा? कितना? और ये जो 4,25,000 केजी है, जितना भी आप ये यूज करना है, ये 80% है टोटल इनपुट का। तो इनपुट तो ज्यादा लगाया होगा, इनपुट इतना लगाया, इतना रॉ मटेरियल आपने खरीदा होगा, कंज्यूम किया होगा बेसिकली। तो क्योंकि ये आपको चाहिए नेट और ये आपकी वेस्टेज कवर करेगा। तो टोटल आपको कंजम्पशन 11 लाख की नहीं चाहिए एक्स की, आपको एक्स की चाहिए 12,22,222 केजी की। सिमिलरली वाई की आपको जो कंजम्पशन है 4,25,000 नहीं चाहिए,
आपको वेस्टेज को भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए आपको ज्यादा मटेरियल कंजम्पशन में डालना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 11 लाख केजी एक्स का और 4,25,000 केजी वाई का डालोगे ना, तो वेस्टेज के बाद मटेरियल कम बचेगा, तो आपका जो आउटपुट है वो बनेगा नहीं। इसलिए आपको जो इनपुट है वो ज्यादा डालना पड़ता है, वेस्टेज ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि इसको खरीदने का बजट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट तो बन ही गया, अब हम बनाएंगे इसको खरीदने का। अब खरीदते समय सिंपल सी बात है, जितना कंज्यूम किया वो तो खरीदना ही खरीदना है। जितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन में रहेगा उसको तो आपने खरीदना ही खरीदना है। उसके साथ साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप देखिए, जितना आप कंजम्पशन में लेके चले गए, जितना रॉ मटेरियल आपको कंज्यूम करेगा उस पर्टिकुलर पीरियड में कंजम्पशन के लिए चाहिए, और ये आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर लोगे, और जितना आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो उतना ओपनिंग स्टॉक आप माइनस कर दोगे, तो इतना आप खरीदोगे। ठीक है जी, और इस रेट पर खरीदोगे, तो इसका मतलब आपकी जो टोटल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज है वो इतना है। देख लीजिए, सुन भी रहे हो कि मैं ये कह रहा हूं? सम टाइम, नोट लिखे मैंने यहाँ पे कुछ, सम टाइम रॉ मटेरियल परचेज इज डन क्वार्टर वाइज, देन प्रिपेयर परचेज बजट अकॉर्डिंगली आफ्टर कैलकुलेटिंग एनुअल परचेज कॉस्ट। तो अगर क्वार्टर वाइज बजट बनाने को बोला है तो क्वार्टर वाइज बना देंगे, और फिर वहां पर अगर क्वार्टर वाइज पेमेंट करनी है तो पहले हम एनुअल निकाल लेंगे कि हमें कितने रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसके हिसाब से क्वार्टर वाइज निकाल देंगे कि पहले क्वार्टर में कितनी पेमेंट करनी है, सेकंड क्वार्टर में कितनी पेमेंट करनी है, या थर्ड क्वार्टर में कितनी पेमेंट करनी है, उसके मुताबिक किसी क्वेश्चन में वाइज बनाना है तो क्वार्टर वाइज बना देंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाती है, उसके मुताबिक हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है लेबर बजट। देखो, सबसे पहले हमने सेल की क्वांटिटी की निकाली, सेल से हमें पता चला कि प्रोडक्शन कितनी कर रही है। प्रोडक्शन बजट बनाया तो हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट की, कंजम्पशन से हमें रॉ मटेरियल परचेज को निकाला। अब बात करेंगे कि उस सेल करने के लिए जो प्रोडक्शन चाहिए था उसके लिए लेबर की कितनी जरूरत है। तो नेक्स्ट है लेबर बजट। लेबर बजट ये रहा। लेबर को मैंने तीन, अब लेबर बजट है तो लेबर वाइज बनेगा, तो लेबर को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपकी स्किल्ड लेबर है, दूसरी सेमी स्किल्ड लेबर है, और तीसरी अनस्किल्ड लेबर है। यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है भी कितने लेबर के आवर्स चाहिए होंगे, और कितने किस रेट के हिसाब से उनको पेमेंट करनी होगी, और कितनी टोटल पेमेंट होगी। लेबर बजट में आपको ये दिखाना होगा कि कितने आवर्स की जरूरत है, और फिर कितने रेट है उनके, पेमेंट का रेट क्या है, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल लेबर की पेमेंट कितनी आएगी, वो भी आपको बताना होगा। आर्स निकालने के लिए हमें यह बताना होगा कि कितनी प्रोडक्शन की है। तो आइए, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, आपको स्किल्ड लेबर के प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए इतने घंटों की जरूरत है, और इसमें इतने घंटों की जरूरत है। एफिशिएंसी को ध्यान रखते हुए हम लोग ये लेबर आवर्स की कैलकुलेशन करेंगे, और स्किल्ड लेबर सेमी स्किल्ड के इतने घंटों की जरूरत है और प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए इतने घंटों की जरूरत है। सिमिलरली अनस्किल्ड लेबर के इतने घंटे आपको प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए चाहिए, और इतने घंटे आपको प्रोडक्ट बी को बनाने चाहिए। अब जितने घंटे वो प्रोडक्शन में लगाएंगे, पेमेंट उससे ज्यादा घंटों की लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वेस्टेज, अनप्रोडक्टिव टाइम भी होगा, डाउन टाइम भी होगा, जब वो खाली बैठेंगे तो वो भी हमें पे करना होगा। ये तो प्रोडक्टिव टाइम है, ये सारा प्रोडक्टिव टाइम है जिस दौरान वो काम कर रहे हैं। और ये जो आर्स निकालोगे ना, आर्स निकालो ये वाले, ये सारे प्रोडक्टिव टाइम के लिए डिपेंड करेगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर वर्कर की एफिशिएंसी कम है तो वो ज्यादा आवर्स यूज करेगा प्रोडक्शन करने के लिए, और अगर वर्कर की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली कम आवर्स यूज करेगा प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो आवर्स जिसमें वो काम नहीं कर रहा, नॉन प्रोडक्टिव टाइम। ठीक है, अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम हमने ऐड कर लिया जब वो खाली बैठा हुआ है। तो मतलब आपको स्किल्ड लेबर के इतने घंटे चाहिए टोटल, इतने प्रोडक्टिव हो गए और इतने अनप्रोडक्टिव हो गए, जोड़ के टोटल आवर्स इतने चाहिए। सेमी स्किल्ड लेबर के इतने प्रोडक्टिव हो गए, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए ए और बी की, और इतना डाउन टाइम यानी कि जब वो खाली बैठेगा उसके लिए भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, इतने आवर्स हमें चाहिए होंगे उसके। सिमिलरली अनस्किल्ड वर्कर के लिए इतने प्रोडक्टिव आवर्स, इतने अनप्रोडक्टिव यानी डाउन टाइम आवर्स, और टोटल आवर्स आपको इतने चाहिए। और फिर
ये आपका रेट पर आ रहा है, उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतनी लेबर कॉस्ट पड़ेगी। दोबारा बता रहा हूं, जब ये प्रोडक्टिव आवर्स निकाल रहे हो ना, इसमें गलती करते हो। प्रोडक्टिव आवर एफिशिएंसी को ध्यान में रख के निकाले जाते हैं। कितने यूनिट्स ए के, कितने यूनिट्स बी के बनाने हैं, और ए और बी के बनाने के लिए स्किल्ड लेबर के कितने घंटे चाहिए, प्रोडक्टिव डिपेंड करता है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है। सिमिलरली सेमी स्किल्ड के निकालेंगे और सिमिलरली अनस्किल्ड वर्कर के निकालेंगे कंसीडरिंग द एफिशिएंसी लेवल। और फिर उसमें हम क्या करेंगे, जितना वो डाउन टाइम है, अनप्रोडक्टिव टाइम है, वो ऐड करेंगे, क्योंकि वर्कर को पेमेंट जो हो रही है सिर्फ उसके लिए नहीं होती कि वो जितना प्रोडक्शन कर रहा है, जितना वो खाली बैठा है उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। खाली क्यों बैठा है, कोई भी कारण हो सकता है, लंच ब्रेक हो सकती है उसकी, या मशीन खराब हो सकती है, इस वजह से वो खाली बैठा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी, रॉ मटेरियल खत्म हो गया इसलिए वो खाली बैठा है, तो वो डाउन टाइम होता है, वो हम ऐड करेंगे। तो टोटल लेबर आवर्स कितने कितने आपको चाहिए वो यहाँ निकल आएंगे। रेट पर लेबर आवर्स स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का और अनस्किल्ड का पता होगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग बजट, यानी कि खर्चों के बजट। मटेरियल, सबसे पहले सेल, सेल से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन और फिर रॉ मटेरियल परचेज, फिर लेबर तक पहुंच गए। अब हम बात करेंगे किसकी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड की बात हो रही है यहाँ पर। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं और सेमी वेरिएबल होते हैं। उसके हिसाब से टोटल निकाल लेंगे कि कितने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक तरीके का फ्लेक्सिबल बजट के साथ आपको एग्जांपल दिया है कि 80% लेवल ऑफ आउटपुट पे कितने चाहिए, 90% लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको कितने चाहिए, और 100% लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर कितने चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वाइज नहीं होते हैं, वो टोटल नहीं होता कि ए पे अलग लगेंगे और बी पे अलग लगेंगे। 80% कैपेसिटी वाइज होते हैं कि 80% कैपेसिटी पे मैन्युफैक्चरिंग कितने होंगे, 90% कैपेसिटी पे मैन्युफैक्चरिंग कितने होंगे, और 100% कैपेसिटी के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कितने होंगे। ये प्रोडक्ट वाइज भी नहीं होता, इसलिए ये 3 पार्ट्स में भी डिवाइडेड है, फिक्स्ड है, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहेंगे। जो वेरिएबल है, जो आउटपुट के बढ़ने से बढ़ेंगे, और जो सेमी वेरिएबल है जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक वेरिएबल कंपोनेंट होगा, एक फिक्स कंपोनेंट होगा। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स की। फिक्स आपको मालूम है सेम रहेगा हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वेरिएबल आउटपुट के बढ़ने से वेरी करेगा, अगर 80% पे कम है तो 90% पे उससे ज्यादा होगा, और 100% पे उससे और ज्यादा होगा। और सेमी वेरिएबल में आपको मालूम है 2 पार्ट्स हैं, एक वेरिएबल पार्ट होगा, दूसरा कौन सा होगा, फिक्स पार्ट होगा। वेरिएबल पार्ट आउटपुट के बढ़ने से बढ़ेगा, और फिक्स हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कांस्टेंट होगा। उनको जोड़ोगे तो आपको 80% के ऊपर टोटल ओवरहेड, 90% के ऊपर टोटल ओवरहेड और 100% के ऊपर टोटल ओवरहेड पता लग जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्लियर। तो ये मेन आपके प्रोडक्शन करने के लिए जो बजट चाहिए यही चाहिए होते हैं। आपको सेल बजट चाहिए होता है, उसके बाद सेल से आपको प्रोडक्शन पता चल जाती है, प्रोडक्शन से आपको फिर तीनों खर्चे मेन, रॉ मटेरियल और लेबर और फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इन तीनों के बजट आपको प्लान करने पड़ते हैं। तो वो हमने कर लिए यहाँ तक। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन बजट होता है कैश बजट। ठीक है जी। कैश बजट आपको बनाना पड़ जाता है। कैश बजट को कई बार इट्स लाइक कैश अकाउंट, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितने कैश की जरूरत है और कितना कैश हमारे पास आएगा और कितना कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। दैट यू हैव टू प्लान। अब ये मंथली भी हो सकता है कैश बजट, आपका क्वार्टरली भी कैश बजट हो सकता है। तो सबसे पहले मंथली बात करते हैं। मैंने जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे मंथली लिया हुआ है, इजी है, जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं वैसे बनाएंगे। कहाँ कहाँ से रिसिप्ट आएंगी वो जोड़ लेंगे, और कहाँ कहाँ आपको पेमेंट करनी है वो माइनस करते जाएंगे। एंड पे जो बैलेंस आएगा वो अगली बार का ओपनिंग बन जाएगा। अगर एंड में बैलेंस नेगेटिव आता है तो इसमें वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो आइए, कैश बजट है, मैंने मंथ वाइज बनाया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे रिसिप्ट की, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। रिसिप्ट का मतलब एस्टिमेटेड पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। ऑफकोर्स कैश सेल से आएगा, फिर डेटर से आपको पैसा आएगा, फिर अगर कोई एसेट वगैरह बेच रहे हो उससे पैसा आएगा, अगर कोई लोन वगैरह रेस कर रहे हो उससे पैसा आएगा। तो ड्यूरिंग द मंथ जो भी पैसा आया वो आपने यहाँ टोटल कर लिया। उसके बाद बात होगी पेमेंट करने की। जब हम पेमेंट करेंगे, सबसे पहले जो पेमेंट करेंगे कैश परचेज के लिए करोगे, फिर क्रेडिटर्स को पे करोगे, फिर वेजेस को पे करोगे,
एक्सपेंसेस को ये सारा कितना कितना पे किया है आपने निकालना है, और फिर फिक्स एसेट कितने खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी खरीदे हैं, ये आप माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद आपके पास बैलेंस आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, तीनों महीनों का ऐसे ही आएगा। ये बैलेंस के नीचे एक पॉइंट्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं, बैलेंस आ गया। अगर क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है तो आपको लोन लेना पड़ सकता है, तो ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी बोल सकता है कि हमने ज्यादा पैसा तो आपने इन्वेस्ट कर देना है, तो इन्वेस्टमेंट माइनस हो गया। और अगर ज्यादा हुआ तो क्वेश्चन लोन की पेमेंट के बारे में बात कर सकता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को बेचने के बारे में भी बात कर सकता है, वो भी यहीं पर एडजस्टमेंट होगी। मतलब ये कि बैलेंस आने के बाद ये चीजें क्वेश्चन बोल सकता है करने को। आपको क्या क्या बोल सकता है, वो आपको बोल सकता है कि मिनिमम आपको 1 लाख का बैलेंस चाहिए, अगर आपका 1 लाख का बैलेंस नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा, तो आपका ये वाला पॉइंट रिलेवेंट हो जाएगा। लोन लोगे और आपका क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करोगे, वो जो क्लोजिंग है अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा आता है तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपके लिए ये वाला पॉइंट रेलेवेंट हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करनी है आपने। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा आता है तो जो लोन लिया है वो रीपे भी करना है, तो रीपेमेंट में यहाँ पर ये वाला पॉइंट रेलेवेंट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन कहता है कि आपने इन्वेस्ट किया था पिछले महीने में, इस बार आपको पैसे की शॉर्टेज है तो आपको इन्वेस्टमेंट बेचनी है, तो आपके लिए ये वाला पॉइंट रिलेवेंट हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट रिलेवेंट होगा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की सिचुएशन कैसी है। क्लोजिंग बैलेंस आएगा और क्लोजिंग ऑटोमेटिकली अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, फिर सारे खर्चे नॉर्मल रिसिप्ट आएंगी, फिर नॉर्मल पेमेंट्स आएंगी, एंड में ये वाला बैलेंस आएगा। फिर चेक करेंगे कि मिनिमम बैलेंस जितना चाहिए था उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो बोरिंग आएंगी, और अगर ज्यादा हो रहा है तो लोन की रीपेमेंट की बात भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात हो सकती है, उसकी ट्रीटमेंट हम एंड में जाके करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से बजट हो गया। कैश बजट, कैश बजट के बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट की। फ्लेक्सिबल बजट बेसिकली लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से बनते हैं। जैसे मैंने बोला 50% पे कितना, 60% पे खर्चा कितना, 70% पे। प्रैक्टिकली ये मास्टर बजट होते हैं जो अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर प्लान्ड होते हैं। मास्टर बजट का मतलब उसमें सारा कुछ ही शामिल होता है। ठीक है जी, फ्लेक्सिबल बजट अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी बजट अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से बनाना है, 60% पे कितना, 70% पे कितना, 80% पे कितना, वो बेसिकली क्या है आपका फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल पर बनाया जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट में हम जनरली खर्चों को वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में बांट लेते हैं, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी चेंज हो रही है। 80% लेवल ऑफ आउटपुट अलग होगा, पे अलग होगा, 100% पे अलग होगा। तो आपकी जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बदलता है वैसे वैसे खर्चे भी बदलेंगे। अगर तो फिक्स्ड है फिर तो बदलेंगे नहीं, फिर तो हर लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर सेम रहेंगे। और अगर वेरिएबल है तो आउटपुट के साथ चेंज होंगे, और अगर सेमी वेरिएबल है तो उसमें भी फिक्स पार्ट को अलग और वेरिएबल पार्ट को अलग अलग करना होगा। फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट को अलग अलग करना हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है शुरू शुरू में ही, कि फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट को कैसे अलग अलग करना है। ठीक है, तो कहता है कि इसलिए ज्यादातर खर्चों को हम लोग इन 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। वेरिएबल है तो आउटपुट के हिसाब से चेंज करते रहेंगे, फिक्स है तो हर लेवल पर कांस्टेंट कर देंगे, और अगर सेमी वेरिएबल है तो उसमें फिक्स पार्ट को अलग ट्रीट करेंगे और वेरिएबल पार्ट को अलग ट्रीट करेंगे। ठीक है, कहता है वेरिएबल एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट पर यूनिट एट डिफरेंट कैपेसिटी। क्लियर ही है आपको, फिक्स एक्सपेंसेस हर कैपेसिटी लेवल पर सेम रहता है, और एक्सपेंसेस ना तो जो फिक्स होते हैं और ना ही वेरिएबल होते हैं, उसको हम सेमी वेरिएबल बोलते हैं। और सेमी वेरिएबल को हमें अलग अलग करना आता है। अगर अलग अलग कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो भी हम उसको ट्रीट करना जानते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल है ये दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा खर्चा फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। देखिए 20,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स दे रखे हैं। इसमें जो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा वो वेरिएबल होगा, जो टोटलिटी में फिक्स कांस्टेंट रहेगा वो फिक्स होगा, और जो इन दोनों में फॉल नहीं करेगा वो आपका सेमी वेरिएबल होगा। तो पहला खर्चा क्या है, पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल है, चेक कर लो। 1 लाख को 20,000 से डिवाइड करोगे और 1.5 लाख को 30,000 से डिवाइड करोगे तो आपका पर यूनिट सेम आएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है। ये अगर आप डिवाइड करोगे ये भी वेरिएबल है, और अगला देखोगे सेमी वेरिएबल है। क्यों, ना तो ये टोटल में फिक्स है और ना ये पर यूनिट सेम है। टोटल में भी फिक्स नहीं है और पर यूनिट सेम भी नहीं है, तो ये क्या हो गया सेमी वेरिएबल। और ये भी आपका सेमी वेरिएबल है, क्योंकि वो टोटल में फिक्स भी नहीं है और पर यूनिट में भी
जो है वो सेम नहीं है। क्लियर, इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे। फ्लेक्सिबल बजट मास्टर बजट की तरह होते हैं, इसमें सारे के सारा, मैंने बोला ये मास्टर बजट का ही फ्लेक्सिबल बजट बनता है। मास्टर बजट का मतलब सारा कुछ इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका मास्टर बजट। मास्टर बजट इनकॉर्पोरेट एवरी अदर बजट, सब कुछ चीजें जोड़ के, सारे बजट जोड़ के एक बजट बना लोगे, वो आपका बेसिकली क्या होगा, मास्टर बजट होगा। मास्टर बजट में इट स्टार्ट फ्रॉम सेल एंड एंड विद द प्रॉफिट। सेल से स्टार्ट करोगे और हर चीज इनकॉर्पोरेट करने के बाद सारी चीजें शामिल करके आपको प्रॉफिट। और अगर यही मास्टर बजट अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से होगा तो ये फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा। इट कैन बी फ्लेक्सिबल बजट एंड प्रिपेयर एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल। ठीक है जी, तो दीज आर द बजट्स जो हम लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। फंक्शनल बजट में हम फंक्शन के हिसाब से बजट बनाएंगे, और मास्टर बजट में सारे बजट इकट्ठे कर देंगे। और फ्लेक्सिबल बजट, अगर वही मास्टर बजट या कोई फंक्शनल बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से बनाना पड़े तो वो आपका क्या होगा, फंक्शनल बजट और फ्लेक्सिबल बजट हो जाएगा। ठीक है जी, आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक मिनट। ये देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ से आपके, पहले बजट्स के कर लेंगे और बस जो हमारी कंट्रोल रेशियोज है वो बाद में। यहाँ से शुरू हो रहा है। A factory operates 7,000 hours, that is 70% level of activity। एक फैक्ट्री है वो 7,000 घंटों पे ऑपरेट हो रही है, विच एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट एट 7,000 आवर्स, 70% कैपेसिटी पे। इसका मतलब उसकी फुल कैपेसिटी कितनी है, 10,000 आवर्स। आपको डिटेल दी जा रही है कि उसके वेरिएबल एक्सपेंसेस 1260 है, सेमी वेरिएबल 1200 है, और इसमें फिक्स एक्सपेंसेस आपके 1800 है। आपको द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस go up by 10% between 85 to 95% capacity and by 20% above 95% capacity। आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 80% कैपेसिटी पे, 90% कैपेसिटी पे और 100% कैपेसिटी पे। ठीक है जी, तो आइए आप देखिए, 70% पे आवर्स कितने होंगे, 7,000 होंगे, 80% पे 8,000 होंगे, 90% पे 9,000 होंगे, 100% पे 10,000 घंटे होंगे। वेरिएबल खर्चा आर के हिसाब से बढ़ेगा, फिक्स खर्चा टोटल रहेगा, और सेमी वेरिएबल में चेंज किया आएगा वो दिया हुआ है। तो अगर आप 7,000 के आवर्स के ऊपर ये खर्चे निकाल रहे हो, डिवाइड करके देखो पर आर खर्चा आ जाएगा, कितना आएगा, 1260 को 7,000 से डिवाइड करोगे पर आर कितना आएगा, 0.18 आ गया। और 0.18 के हिसाब से ये हो गया, और अगर 0.18 को आप 8,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, 0.18 को अगर आप 9,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, और 0.18 को आप, हाँ जी, हाँ, 18 को अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। उसके बाद जो फिक्स खर्चे हैं वो तो 1,800 है, वो हर लेवल पे सेम रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला।
और सेमी वेरिएबल के बारे में बोला है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10% बिटवीन 85 टू 95। तो 80, 70 और 80 के ऊपर तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, 70 और 80 के ऊपर तो सेम रहेंगे। उसके बाद बोला है कि जब आप 85 से लेके 95 तक जाओगे, यानी कि 85 से लेके 95 तक जाओगे तो 10% खर्चे बढ़ेंगे। तो 1200 में 10% ऐड करोगे तो 1360 बनेगा, 1320 सॉरी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जब आप 95 को क्रॉस करोगे तो 20% इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि 10% और, तो इसमें 20% ऐड कर देंगे तो 240 और ऐड करोगे तो 1440 आपका 100% लेवल पर हो जाएगा, ठीक है जी। ये जोड़ के आपका 70% पे इतना खर्चा आएगा, 80% पे इतना आएगा, 90 पे इतना आएगा और 100 पे इतना आएगा। इस तरीके से आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम कल की क्लास में करेंगे, आप डाउट पूछना अगर आपको डाउट है इस चैप्टर से, ठीक है। बाकी अदरवाइज मैं क्वेश्चंस करा दूंगा सारे। कल मिलते हैं, थैंक यू।